सोचिए, एक दुबला पतला सा आदमी जिसके पास कोई हथियार नहीं है और वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से टकरा गया। हम अक्सर मानते हैं ना कि इस निहत्थे इंसान की पूरी कहानी हम सबको पता है, लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन तथ्यों और स्रोतों को देखने वाले हैं जो इस कहानी की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो शायद ही पहले कभी सामने आई हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में पूरा सच कहीं छिपा हुआ है? एक ऐसी गुप्त कहानी, एक ऐसा गहरा पारिवारिक विघटन जिसने आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों और उनकी नियति को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी का इतिहास नहीं है, ये उस रात के पीछे छिपी घटनाओं का एक ऐसा सच है जो वाकई किसी को भी हैरान कर सकता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। भाग 1, विद्रोह की चिंगारी। 1893 की इस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की वो ठिठुरती हुई ठंडी रात। एक युवा भारतीय वकील को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से सिर्फ इसलिए धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं था। उस कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए उस एक रात ने उनके अंदर एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने आजीवन किसी के सामने न झुकने का उनका दृढ़ संकल्प तय कर दिया। लेकिन क्या पता था कि इस घटना के कुछ ही समय बाद एक ऐसा कठोर फैसला लिया जाएगा जो एक परिवार की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। यह निर्णय इतना जटिल था कि आगे चलकर इस व्यक्ति के अपने ही बेटे ने उनसे हर तरह का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। वो क्या किस्सा था और वो इस कहानी के बीचों बीच कैसे जुड़ता है, ये समझना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बस थोड़ा आगे चल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले आता है भाग 2, एक नेता का उदय, भारत वापसी और बिना किसी सेना के लड़ने का ऐतिहासिक निर्णय। सत्याग्रह। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है निष्क्रिय राजनीतिक प्रतिरोध, यानी पैसिव रेजिस्टेंस। भारत वापसी के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया तो विरोध का एक बिल्कुल ही अनोखा तरीका निकाला गया। ये घोषणा कर दी गई कि नमक अब खुद बनाया जाएगा। ये कोई आम विरोध नहीं था, ये एक ऐसा अनूठा प्रतिरोध था जिसने बिना किसी हथियार और बिना किसी सेना के एक पूरे साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली थी। जरा इस नंबर को देखिए, 390। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, दांडी मार्च का ये पैमाना सच में अचंभित करने वाला है। सोचिए, 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा, वो भी पैदल और लगातार 24 दिनों तक। इस संकल्प की विशालता को समझने के लिए बस इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। इससे खुद ब खुद उस आंदोलन की असीम ऊर्जा का अंदाजा लग जाता है। नतीजा क्या हुआ? लाखों की तादाद में लोग इस मार्च में शामिल हो गए। पूरे की पूरी ब्रिटिश सरकार उस वक्त गहरे सदमे में थी और यहाँ से एक सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि विचारों को कभी जेल में नहीं डाला जा सकता। ये आंदोलन इस बात का एक जीता जागता प्रमाण बन गया कि हाँ, नेताओं को भले ही कैद किया जा सके, पर उनके द्वारा बोए गए विचारों को फैलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक हिस्से पर, भाग 3, छिपा हुआ पारिवारिक संकट। और ये बात इस चीज को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये कितना दुखदायी विरोधाभास था। एक तरफ जहां वो पूरे देश के बापू यानी राष्ट्रपिता बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही बड़े बेटे हरिलाल के लिए एक बहुत दूर हो चुके पिता थे। हरिलाल अपनी एक आजाद और अलग जिंदगी चाहते थे। ये सार्वजनिक महानता और निजी जीवन के संघर्ष का एक बहुत ही तीखा, दिल तोड़ने वाला कॉन्ट्रास्ट है जिसे इतिहास के पन्नों में शायद पूरी जगह नहीं मिल पाई। सामने लिखे इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, सर्वोच्च बलिदान, परिवार से ऊपर राष्ट्र। स्रोतों के अनुसार ये एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति थी जहां देश और परिवार में से किसी एक को चुनना ही था और अंततः राष्ट्र को चुना गया। देखिए, यहाँ किसी का पक्ष लेने की बात बिल्कुल नहीं है। हम बस तथ्यों को देख रहे हैं और स्रोत ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अपने देश के लिए परिवार का ये त्याग इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत बलिदानों में से एक था। और इस सब के बाद आता है भाग 4, अंतिम सबसे काली रात। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, जगह बिड़ला हाउस, नई दिल्ली। और फिर 3 गोलियां, देश का सबसे बड़ा नेता जमीन पर गिर पड़ता है। ये वो रात थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया और एक पूरे युग का अंत कर दिया। सिर्फ 2 शब्द, हे राम। इन आखिरी शब्दों में छिपी गहराई को समझना वाकई जरूरी है। ये पूर्ण अहिंसा का एक अंतिम प्रमाण था। स्रोत बताते हैं कि मृत्यु के उस आखिरी क्षण में भी उस व्यक्ति को माफ कर दिया गया जिसने गोली चलाई थी। बिना किसी क्रोध के अपने सिद्धांतों पर आखिरी सांस तक अड़िग रहने का ये एक चरम उदाहरण है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर,
भाग 5 धैर्य की विरासत। तो इस सबसे अहम बात क्या सामने आती है? यही कि सच्ची ताकत कभी क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य में होती है। देखिए, कोई भी ऐतिहासिक शख्सियत पूरी तरह से दोष रहित नहीं होती। उनके जीवन में भी पारिवारिक कमियां और संघर्ष थे ही, लेकिन यह पूरा विश्लेषण एक बात तो स्पष्ट करता है कि धैर्य, अहिंसा और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण की ताकत आखिर कितनी विशाल होती है। हम आज के इस चर्चा को इस आखिरी और बेहद विचारणीय सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या पूर्ण अहिंसा और धैर्य का ये रास्ता आज की आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक है? इन सभी तथ्यों को देखने के बाद ये सवाल वाकई एक गहरी सोच को जन्म देता है कि क्या आज के इस दौर में भी बिना लड़े, बिना हिंसा के परिवर्तन लाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर इंसान को अपने भीतर तलाशना चाहिए। इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इतिहास को हमारे साथ समझने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो या अगले वीडियो के लिए कोई सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।